हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी नेट मंत्रा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को। पर आज की क्लास में, जैसा कि आपको पता है, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया था कि आज हमारी भक्ति काल की प्रैक्टिस सेट की क्लास होने जा रही है। मतलब आज हम भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी शुक्ल बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। और मैं एक बात पहले बता देती हूँ, ये सारे मेरे बनाए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने खुद पेपर में लिख के फिर टाइप करके इसको यहाँ पे लाया है। सो होप करती हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आएंगे और आप मेरे साथ जुड़ोगे। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम एमसीक्यू और जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो सब शुक्ल बुक से ही रहने वाले हैं, क्योंकि हम शुक्ल बुक ही पढ़ रहे थे, आचार्य शुक्ल की बुक को पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास को, जिसमें हमारी भक्ति काल को कंप्लीट करके मैंने कहा था कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज वो क्लास हमारी होने जा रही है। बाकी जितनी और क्लासेस हैं वो मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और आदिकाल को भी कंप्लीट करके हमने इसी तरह क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। मेरे मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। जो भी पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से, और आज भी मैंने उसी हिसाब के क्वेश्चंस को रखा है। आपको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा और कुछ हार्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एंड क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। सो एक बार फिर से बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये क्लास पहुँच जाए जो भी यूजीसी नेट हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम भक्ति काल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगर आपको अगर आप आखिरी तक बने रहोगे तो आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप मेरे साथ शुरू से जुड़े हो, मतलब काफ़ी लोग क्लास देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, वो मानती हूँ, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो अच्छे से अगर आपने क्लासेस मेरी पहले देखी है तो कहती हूँ कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और सूक्ष्म पड़ता जा रहा था। कथन किसका है आपको बताना है। ये जो कथन है वो किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको इसका आंसर बताना है। और आप अपने से ईमानदार रहना, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है उस पर टिक करते हुए चलना, एक कॉपी पेन लेके बैठना, उसमें टिक करते हुए चलना, और जो नहीं आ रहा उसको उतनी समय तो मार्क कर लेना कि मतलब कट का निशान लगा लेना। अगर आपका गलत होता है बाद में उसको आप, अगर कोई कोटेशन है तो आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आप करते हुए चलोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रिमाइंड होती हुई चलेंगी। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे लगा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप एक कॉपी पेन लेके उसमें मार्क करते हुए चलना जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको। ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि हमने शुक्ल बुक से सिर्फ क्वेश्चन रखे हैं, इस वजह से शुक्ल जी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कबीर के बारे में कोटेशन है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ जाया, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपको बतानी है कि ये पंक्ति किसकी है। कबीर, नामदेव, ईश्वरदास, रामानंद, सॉरी रामानुजाचार्य ये होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नामदेव। ये काफी फेमस लाइन है तो वो कर दूँ, आपको ये तो आती होगी, ये इजी क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये नामदेव की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तात्विक दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 3 है। तात्विक दृष्टि से
ना तो हम पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला रूप इनकी वाणी में हमें मिलता है। पंक्ति शुक्ल जी ने किसके संबंध में कही है, आपको बताना है। दादू दयाल, कबीर, सूरदास, नामदेव, इन चारों में से आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है वो किसके बारे में कही गई है। बहुत लोग कबीर को इसको लगा देंगे, ठीक है, और कबीर ही हमारा सही आंसर भी है, क्योंकि ये पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये कोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को शुक्ल जी ने किस प्रकरण में स्थान दिया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सूफी काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, फुटकल रचनाएं या सामान्य प्रकरण, इन चारों में से आपको बताना है कि किसमें ईश्वरदास की सत्यवती कथा को शुक्ल जी ने स्थान दिया है। काफी अच्छे से मैंने डिटेल में इसको बताया था जब हमने क्लास करी थी, तो इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसका आंसर होगा सामान्य परिचय। वैसे ये सूफी रचना ही है, परंतु शुक्ल जी ने इसे सामान्य परिचय में ही रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामानुजाचार्य का जन्म वर्ष निम्न में से बताइए। संवत 1073, 1254, 1171, 1535, इन चारों में से आपको बताना है रामानुजाचार्य का जन्म वर्ष, काफी पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, संवत 1073। अगर आपको सन निकालना है तो आप इसमें से 57 माइनस कर देना, ठीक है। बाकी इन तीनों का भी मैं आपको बता देती हूँ। संवत 1254 है माधवाचार्य जी का, ठीक है, और संवत 1714 मुझे याद नहीं आ रहा अभी, संवत 1535 है वल्लभाचार्य जी का। तो ये दोनों याद आ रहा है। अगर आपको इसका पता है संवत 1714 तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों का कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इनके जन्म वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। गुरु नानक, रैदास, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास, इन पांचों का जन्म वर्ष आपको पता होना चाहिए। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, और एक ही जगह इसको इनको रख के भी बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 6। सबसे पहले आएंगे रैदास, उसके बाद आएंगे कबीरदास, फिर आएंगे गुरु नानक, फिर आएंगे मलुकदास, सबसे लास्ट में आएंगे सुंदरदास। ये मैंने साथ में जन्म वर्ष भी रखा है, संवत और ईस्वी दोनों में रखा है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो रैदास का समय है, ये सबसे पहले आएंगे, ठीक है, रैदास का समय है 1445। दूसरे नंबर पे आएंगे कबीर, इनका है 1456 संवत में। फिर नेक्स्ट आएंगे गुरु नानक, तीसरे नंबर पे, इनका है संवत 1526। उसके बाद आएंगे मलुकदास जिनका है 1631। उसके बाद सुंदरदास संवत 1653। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। और इसका इन लोगों का इनका जन्म वर्ष आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर की साखी की भाषा सदुकड़ी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी, पूर्वी बोली, इन पांचों में से आपको बतानी है कि जो सदुकड़ी भाषा है, जो कबीर की सदुकड़ी पंचमेल की जेडी नाम से आप जानते होंगे, कई बार सुना भी होगा, तो उनमें कौन सी 3 मुख्य बोलियां आती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें आती है राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी, ठीक है। तो ये इन तीनों के हिसाब से पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, आंसर नंबर बी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी पंक्ति दी हुई है, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहे हो हरिराई, पंक्ति किस कवि की है? कबीर, सुंदरदास, मलुकदास या रैदास? इन चारों में से बताना है आपको कि किस कवि की पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैदास। और ये आपकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और आजकल मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये मैंने आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से समझाया था जब हम पढ़ रहे थे तो इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन की स्पीड तेज लग रही है तो आप पॉज करके उसको आंसर देके उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीचंद। श्रीचंद का उदासी संप्रदाय है और ये गुरु नानक के पुत्र थे, ये भी बताया था। और वीरवान जो थे उनका है साधु संप्रदाय और जगजीवन दास का सत्यनामी संप्रदाय। इसलिए मैंने साथ साथ भी रखा है कि जो और ऑप्शंस में है वो भी आपको पता चलती चले कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तभी आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिलेगी, जिससे आपसे एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आराम से आपके बन जाए, ठीक है। इस हिसाब से मैंने ऑप्शंस और क्वेश्चंस को रखा है। तो करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे इन द सेंस कि समझ में आ रहे होंगे, उसी पैटर्न के हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस उस लेवल के हैं कि नहीं, या मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, या आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, टफ, हार्ड या टफ लग रहे हैं कि मॉडरेट लग रहे हैं या फिर ईजी लग रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संत तो ये थे ही पर कबीर भी थे, ये पंक्ति शुक्ल जी ने किसके उपलक्ष्य में कही है? कबीर, गुरु नानक, सूरदास, दयाल। इन चारों में से आपको बताना है कि ये कोटेशन जो है वो किसके बारे में कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास के बारे में ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि ये पंक्ति किसकी है। आजकल जिस हिसाब से डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। किसके संबंध में ये कथन कहा गया है? धर्मदास, तुलसीदास, दयाल, नामदेव। इन चारों में से आपको बताना है कि किसके बारे में ये पंक्ति कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल हमारा सही आंसर हो जाएगा और इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी रत्न कहानी किसकी रचना है? मंजन, मलुकदास, कुतुबन या रविदास? चारों में से आपको बताना है कि ये किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलुकदास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानदीप जिसका सन है 1619 किसकी रचना है? मलुकदास, शेख नबी, नूर मोहम्मद, दादू दयाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नबी। ज्ञानदीप आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि इसी नाम की तरह की और भी रचनाएं मिलती हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो शेख नबी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी रचना अक्षर अनन्य की है? विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ज्ञान मंजरी, ब्रह्म ज्ञान, विवेक दीपिका। इन पांचों में से आपको बताना है कि अक्षर अनन्य की कौन सी रचना है। ये रहे आपके ऑप्शंस, तो आप इसमें से छाट के मुझे बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 मतलब सी, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ब्रह्म ज्ञान और विवेक दीपिका। ये चारों अक्षर अनन्य की रचना है। ज्ञान मंजरी किसकी रचना है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेम मार्ग की सूफी शाखा के अंतर्गत आने वाले कवियों का चयन कीजिए। ये भी आपसे पूछा जाता है और ये आपको शुक्ल जी के हिसाब से बताना है, ठीक है। शुक्ल जी के
पुस्तक के अनुसार आपको बताना है कि सूफी शाखा में उन्होंने किन कवियों को रखा है। जायसी, उस्मान, ईश्वरदास, कुतुबन, शेख निसार, इन पांचों में से आपको बताना है। ये रहे आपके ऑप्शंस। तो ये आपका इजी क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ किसी शाखा की, तो उसमें जो भी इस टाइप की चीज़ें हमें मिलती हैं तो मैं उसको स्टार्टिंग में ही रख देती हूँ। या कोई गुरु परंपरा रहे या कोई शाखा रहे, तो उसको मैं स्टार्टिंग में ही रख देती हूँ, जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि इसमें क्या हमें मेजर चीज़ें मिलने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, जायसी, उस्मान और कुतुबन। ये तीनों हमें सूफी शाखा में मिलते हैं, और ईश्वरदास और शेख निसार हमें नहीं मिलते, ठीक है। सूफी ये भी है सूफी शाखा के, परंतु शुक्ल जी के हिसाब से सिर्फ जायसी, उस्मान, शेख निसार और ये तीनों हमें मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको एलिमिनेशन मेथड भी अपनाना है। अगर आपको आ रहा है, मान लीजिए आपको पांचों के नाम नहीं पता, अगर आपको एक दो नाम भी पता है कि हाँ ये नहीं हो सकता, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जायसी की रचना है अखरावट, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती। तो ये इजी क्वेश्चन है। अखरावट, इनकी तीन रचनाएं मिलती है हमें, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। जैसे कि अद्भुत कृति का आधार पद्मावत है। कारण, क्योंकि इसे पढ़ने से पता लगता है कि जैसी का हृदय कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है पर आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको पढ़ के वैसे समझ में आ रहा होगा इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, अभिकथन का आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इन रचनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती और चित्रावली, इन पांचों का आपको समय पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन मिले हैं, आप उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित कीजिए। जिसका पहले आया है, जो रचनाएं पहले प्रकाशित हुई है उनको पहले, उसके बाद उसी क्रम में आपको लगाते हुए चले जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। सबसे पहले आएगी मृगावती, फिर आएगी पद्मावती, फिर आएगी मधुमालती और फिर आएगी चित्रावली, उसके बाद सबसे लास्ट में आएगी इंद्रावती। पद्मावत का समय है 1540, मृगावती का है 1501 ईस्वी, मधुमालती का है 1545 ईस्वी, इंद्रावती का है 1744 ईस्वी और चित्रावली का है 1613 ईस्वी। तो इसको आप, इसीलिए मैंने सन भी रखा है कि जिससे आपका रिवीजन भी होता चले। तो सबसे पहले आएगी इस हिसाब से मृगावती, उसके बाद आएगी पद्मावत जिसका समय 1540 ईस्वी, फिर आएगी मधुमालती 1545 ईस्वी, फिर आएगी हमारी चित्रावली जिसका है 1613 ईस्वी और चौथे नंबर पे है इंद्रावती जिसका समय है 1744 ईस्वी। इन सबके जो भी इन सबके जो भी राइटर हैं, ठीक है, वो भी आपको पता चलना चाहिए। जैसे पद्मावत का आपको पता है कि जायसी हैं, मृगावती के कुतुबन, मधुमालती के मंजन, इंद्रावती के नूर मोहम्मद और चित्रावली का कौन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। इन चारों का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 प्रेमाख्यान की परंपरा में पद्मावत सबसे श्रेष्ठ और सरस है, किसका कथन है? अजय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, इन्होंने जगह जगह जैसे कि पदावली, तकलीफ पर प्रौढ़ता नहीं, यह कथन शुक्ल जी ने किस रचना के लिए कहा है? चित्रावली, हंस जवाहिर, सत्यवती कथा, अनुराग बासरी। इन चारों में से आपको बताना है। इस तरह की कोटेशन एक
से 2 मिलती है आपको, ठीक है, तो आपको उसमें से कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, हंस जवाहिर। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है 1731 में, संवत 1731 में। चित्रावली उस्मान की है, सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है 1764 ईस्वी नहीं, 1764 संवत संवत 1764 में। और चित्रावली का समय है संवत, हंस जवाहिर का समय है, हंस जवाहिर का समय है 1731 संवत 1731, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाभादास जी के भक्तमाल पर टीका किसने लिखी है? बनारसीदास, जैन, जगन्नाथ, प्रियदास जी, रायमल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, प्रियदास जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल है रामानंद, तुलसीदास, हृदयराम, नाभादास, अग्रदास। इन पांचों में से आपको बताना है राम भक्ति शाखा के कवियों में शामिल कौन कौन से कवि हैं। ये रहे आपके ऑप्शंस, इसमें से आपको छाट के बताना है। अगर आप इसमें से एक को भी हटा लोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो करती हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। रामानंद को आप जैसे ही रिमूव कर दोगे आपके पास चारों कवि आ जाएंगे। और पांचवा, राम भक्ति शाखा में टोटल 5 कवियों को शुक्ल जी ने रखा है, जैसे तुलसीदास, हृदयराम, नाभादास, अग्रदास। और पांचवे कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पांचों में से 2-3 के भी नाम अगर याद रहेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी का प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। यह कथन किसका है? डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी कि डी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तुलसीदास जी द्वारा कृत रचनाओं में छोटे ग्रंथ कौन से हैं? रामचरितमानस के, सॉरी, आई थिंक इसमें से रामचरितमानस टाइप हट गया किसी तरह कुछ ग्लिच की वजह से। तो रामचरितमानस में टोटल 12 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से 7 छोटे ग्रंथ मिलते हैं और बाकी के बड़े ग्रंथ मिलते हैं। तो उनमें से आपको इन पांचों में से बताना है कि इनमें से छोटे ग्रंथ कौन से हैं इन पांचों में से। विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, कवित रामायण, वैराग्य संदीपनी। तो इसमें से आपको विनय पत्रिका को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो देखिए आप ऑप्शन 1 किस में है, सी में है और डी में है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। मान लीजिए आपको सातों के नाम नहीं पता है, वैसे पता होने चाहिए पर नहीं पता है, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने हटा दिया। उसके बाद आपके पास बचा पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, कविता रामायण और वैराग्य संदीपनी। उसके बाद आपको अगर पता है कि पार्वती मंगल, बर्वे रामायण और वैराग्य संदीपनी ये छोटे ग्रंथ है, इन दोनों में से आपको देखना है कि अब आपका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, तीसरा, दूसरा और पांचवा। कविता रामायण भी हमारा बड़े ग्रंथ में आता है और विनय पत्रिका, ये दोनों हमारे बड़े ग्रंथ में आते हैं। और ये पार्वती मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली ये हमारे रामचरितमानस के छोटे ग्रंथों में आते हैं। सॉरी,
रामचरितमानस के नहीं, तुलसीदास जी की जो 12 रचनाएं हैं उनमें 7 छोटे ग्रंथों में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बोला कि रामचरितमानस में मुझे उसका याद था कि रामचरितमानस में जो कांड आते हैं उस हिसाब से, सॉरी वो गलती से हो गया था। बट जो तुलसीदास जी द्वारा कृत 12 रचनाएं हैं, जो 12 रचनाएं में मिलती है, उनमें से कौन से ग्रंथ छोटे हैं और कौन से बड़े, वो आपको छाटने को आता है क्वेश्चन। तो उस हिसाब का ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, बट आई थिंक रामचरितमानस तो दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एलिमिनेट भी कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, नाम रूप द्विश उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधि। तुलसीदास की दोहावली की पंक्ति है। गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुरोध पर की थी। रामचरितमानस का किष्किंधा कांड अयोध्या में रचा गया। रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। कथन शुक्ल जी का है। बर्बर रामायण तुलसी अपने मित्र रहीम के कहने पर रचा गया था। तो इन 5 में से आपको छाट के बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। और आपको ये जरूर देख लेना है कि इसमें सही पूछा है, गलत पूछा है, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड में ही काफी क्वेश्चन लोगों के गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप अगर एलिमिनेशन मेथड अपना लेते हो तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जैसे इन 5 में से आप सबसे पहले ये ढूंढिए कि आपको कौन सा कोटेशन आता है। ठीक है, अब जैसे तीसरा देखते हैं, रामचरितमानस का किष्किंधा कांड अयोध्या में रचा गया। ठीक है, रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो तो हमारा बिल्कुल सही है, और जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो गलत है, क्योंकि किष्किंधा कांड अयोध्या में नहीं काशी में रचा गया था। तो इस वजह से हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमसे सत्य पूछा है तो हम तीसरे को हटा देंगे। सी ऑप्शन में आया है तीसरा, और डी ऑप्शन में। ए और बी अभी भी हमारे पास है, तो इसमें से कॉमन कौन सा है? दूसरा कॉमन है, तो दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा कि गीतावली की रचना तुलसीदास ने सूरदास के अनुरोध पे की थी। उसके बाद गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। कथन शुक्ल जी का है। ये कथन इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखो चौथा आपका किसमें आ रहा है, ए में कि बी में? तो ए में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और जो ये पहला पहली लाइन है, इसमें जो ये पंक्ति दी गई है ये दोहावली से नहीं है। ठीक है, और ये मैंने बताया कि अयोध्या में नहीं काशी में रचा गया था। अगर यहाँ से अयोध्या हटा के काशी लिख दिया जाए तो ये भी सही हो जाएगी। और हमारे पांचों इस हिसाब से आपको पता चल गया कि पांचों में क्या क्या गलती, मतलब एक दो में क्या क्या गलती थी, उस हिसाब से आपको पांचों कोटेशन तुलसीदास जी के बारे में सही पता चल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हनुमान नाटक किसकी रचना है? हृदय राम, रायमल पांडे, प्राणचंद चौहान, तुलसीदास। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय राम। और रायमल पांडे की है इसी से रिलेटेड हनुमान चरित। हनुमान चरित रायमल पांडे की है और हनुमान नाटक हृदय राम की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, गोकुलनाथ। इन चारों में से आपको बताना है। कई बार मैंने पढ़ाते समय जब कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे थे तो उसमें कई बार मैंने बताया था इस रचना के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, वल्लभाचार्य जी के ने कितने प्रकार के जीव माने हैं? 2, 4, 1, 3। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। और वो 3 कौन से थे? पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, और तीसरा कौन सा था? प्रवाह जीव। ये तीनों वल्लभाचार्य जी ने माने हैं, और उसकी परिभाषा भी शुक्ल के बुक में एकदम अच्छे से दी गई हुई है। तो
अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखा है, वो जितनी भी क्लासेस हुई हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप जाके देखो क्लास, चाहे उसको स्पीड बढ़ा के देखना, बट देख लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ऐसे आपने देख लिया, पर फिर भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, नंद जो मेरो मन आनंद भयो, यह पंक्ति किसकी है? नंददास, सूरदास, तुलसीदास, परमानंद दास। तो इसका आंसर तो हमने देख लिया है, तो हम देख लेते हैं सूरदास। सूरदास की ये पंक्ति है। पता नहीं कैसे बीच बीच में ग्लिच हो रहा है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में असत्य है। अब इसमें आपको असत्य बताना है। सूरदास के बारे में ये पंक्तियां दी गई हुई हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी विठलनाथ जी के शिष्य हुए। दूसरा, सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। सही बात है। तीसरा, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। यह पंक्ति सूरसारावली से संबंधित है। चौथा, सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेके श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में कही गई है। पांचवा, कर लियो नारी हरि आपनी गयो में सूरदास ने संयोग श्रृंगार में वर्णन किया है। तो ये आपका थोड़ा टफ में आ जाता है। ठीक है, कुछ कुछ पंक्तियां इसमें से टफ में आती हैं, सब नहीं आती। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना होता है, अगर आपको पांचों पॉइंट नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। क्योंकि हमको इसमें असत्य बताना था, तो पहला और तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विठलनाथ, इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और ये जो कोटेशन है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है आपकी, और ये सूर सारावली के लिए नहीं, सूर सागर के लिए कही गई है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की झूठी सी जान पड़ती है। ये सूर सागर के से संबंधित कोटेशन है, उससे रिलेट करके कही गई है। और जो हमारा पहला है, ये आपको पता ही हो जाना चाहिए था कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। ठीक है, तो आप उसमें से भी एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें भी 2 ऑप्शन आपका आराम से एलिमिनेट हो जाता। सॉरी, इसमें तो हमें असत्य बताना था ना। तो अगर आपको पहला पता था, तो ये वाला तीसरा और चौथा तो एलिमिनेट हो जाता। पहला और दूसरा अगर आपको इनकी रचना पता था, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी पॉइंट था ये आपका। अगर आपको दूसरा पता होता तो ये भी एलिमिनेट हो जाता, मतलब पता ही होगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो इस हिसाब से आपका पहला और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नंददास की रचना है रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रस मंजरी, रस रत्नावली। ये चारों आपको एक ही तरह की रचनाएं सुनने को मिली होगी, एक ही तरह की रचनाएं हैं, पर इनके कवि अलग है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो नंददास की रचना है, वो एक जो और कवि हैं उनसे मिली जुली रचनाएं हमें सुनाई देती हैं, तो आप उसको एक ही जगह लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, रस मंजरी। नंददास की रचना रस मंजरी है। और जो रहस्य मंजरी, सुख मंजरी और रस रत्नावली है, ये तीनों ध्रुवदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे छाप के कवियों में विठल नाथ के शिष्य निम्न में से कौन है? अष्टचाप के कवियों में विठल नाथ के शिष्य निम्न में से कौन है? कुंभनदास, नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास। कुंभनदास, नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास। इन पांचों में से आपको बताना है कि विठल नाथ जी के शिष्य कौन है। इसमें से आप
बताओ। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शंस। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, नंददास, क्षीर स्वामी और चतुर्भुज दास। ये तीनों विठलनाथ के शिष्य हैं। और कुंभन दास, परमानंद दास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, तो इससे आपके ऐसे छाप के कवियों का भी रिवीजन हो गया। ठीक है, कि वल्लभाचार्य जी के कौन से शिष्य हैं और विठलनाथ जी के कौन से शिष्य हैं। कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, इन चारों में से आपको बताना है। ये रहा आपका ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास और सूरदास। ये चारों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हितजू को मंगल किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट रचना है। हितजू को मंगल किसकी रचना है? नंददास, हित हरिवंश, चतुर्भुज दास, कुंभन दास। इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचना है और ये इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जाके प्रिय न राम हृदय सो न तजी कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। ये पंक्ति तुलसीदास जी ने किस रचना से उद्धृत की है? दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलला नाचू। इन चारों में से आपको बताना है कि ये पंक्तियां किस रचना से उद्धृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ये पंक्तियां तब की हैं जब मीराबाई तुलसीदास जी को पत्र लिख के अपना संदेश भेजती हैं और तुलसीदास जी उसका जवाब लिख के भेजते हैं अपनी विनय पत्रिका से इन पंक्तियों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाटी संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 36, टाटी संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? हरिवंश, हरिदास, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो टाटी संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास। इसको और हरिवंश किसके हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हरिवंश हैं। मध्वाचार्य रुद्र ब्रह्म संप्रदाय के हैं और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संप्रदाय भी आपसे पूछा जाता है और काफी बार मिलान वाले में भी पूछ लिया जाता है। प्रेम वाटिका की का रचनाकाल है संवत 1671, संवत 1669, संवत 1672, संवत 1673। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, संवत 1671। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपका एक तरीके से होमवर्क। ठीक है, आप मुझे बताओगे। काफी इजी रचना है ये, तो आप मुझे बता ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अन्यथा दुर्लभ है। शुक्ल जी ने किसके संबंध में कहा है? रहीम, रसखान, तुलसीदास, रविदास। चारों में से किसके बारे में शुक्ल जी ने ये कथन कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, रसखान के बारे में ये कहा है। और कोटेशन ये इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों इतना आज ग्लिच कर रहा है। नेक्स्ट, बसो मेरे नैनन में दो चंद प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? रसखान, मीराबाई, श्री भट्ट, व्यास। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों ने इसका आंसर मीराबाई दिया होगा, पर ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा श्री भट्ट। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि ये जो एक पंक्ति है, ये एक मीराबाई की और श्री भट्ट की दोनों की लमसम एक जैसी लगती है, तो इसको आप एक ही जगह लिख लीजिएगा। आगे हम मीराबाई की भी पंक्ति देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 40, बसो मेरे नैनन में नंदार मोहनी मूरत सावरी सूरत नैना बने रसाल प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति मीराबाई की है। ऑलमोस्ट अगर आपको सिर्फ पहली पंक्ति दी जाएगी तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो बसो मेरे नैनन में दो चंद ये श्री भट्ट की है और
बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये मीराबाई की है। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 41, शुक्ल जी ने हिंदी के काव्य गगन के सूर और चांद की उपाधि किसे दी है? तुलसी और जायसी, तुलसी और सूरदास, सूरदास और तुलसीदास, कबीर और तुलसीदास। इन चारों में से आपको बताना है कि सूर और चंद की उपाधि काव्य गगन की, काव्य गान नहीं, यहाँ गगन होगा, कि सूर और चांद की उपाधि शुक्ल जी ने किसे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, तुलसी और सूरदास। तुलसी को सूर कहा है, सूर मतलब सूर्य, और चांद सूरदास जी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर हंसी समुझाए, सौ दे बुझाती साठ न झांसी। प्रस्तुत पंक्ति कौन किससे कहता है? सूरदास की ये पंक्ति है, ठीक है, पर कौन किससे कह रहा है ये आपको बताना है। उद्धव गोपी से, गोपी उद्धव से, तुलसी सूर से और सूर तुलसी से। इन चारों में से आपको बताना है। अगर आपको क्वेश्चन फास्ट लग रहा है तो आप पॉज करके आंसर देके फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपी उद्धव से कह रही है, ठीक है, इस पंक्ति को। आगे बढ़ते हैं। हित तरंगिणी किसकी रचना है? केशवदास, श्रीभट्ट, कृपाराम, नंददास। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, कृपाराम। हित तरंगिणी इंपॉर्टेंट रचना है। आगे बढ़ते हैं। रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? ध्रुवदास, नरहरि बंदीजन, नंददास, या बी और सी दोनों। जिसने मेरे साथ क्लास देखी है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एक तरीके से। शायद ये क्वेश्चन अभी तक इस तरह नहीं बना है अलग, शायद, मुझे ध्यान में तो नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, क्योंकि रुक्मणी मंगल नाम से नरहरि बंदीजन और नंददास दोनों की रचनाएं मिलती हैं। ये मैंने आपको वहीं पे ही बताया था जहाँ पे इसको पढ़ाया था। नरहरि बंदीजन को जब मैंने पढ़ाया था तो हमने देखा था कि रुक्मणी मंगल इन दोनों की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बैठी थी सकिन संग प्रिय को गवन सुनियो, सूख के समूह में वियोग आगी भरती। किसकी पंक्ति है? तुलसी, कबीर, गंग, केशवदास। इन चारों में से आपको बतानी है कि ये किसकी पंक्ति है। देखो, राम भक्ति शाखा भक्ति काल में क्योंकि आपको रचनाएं काफी मिलती हैं और इसमें इम्पोर्टेंट कवि भी लगे हुए हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उनकी जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको पंक्तियां ज्यादा देखने को मिलती हैं और उनसे पूछी भी जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गंग। गंग की ये पंक्ति है, कवि गंग की, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 46, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी है। शुक्ल जी ने किसके विषय में ये पंक्ति कहा है, मतलब ये कथन किसके उपलक्ष्य में शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में कहा है? गंग, रहीम, सेनापति, केशवदास। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जा रहा है इसको, केशवदास। केशवदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट कथन भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, केशवदास के विषय में सत्य कथन है। अब यहाँ आपको सत्य कथन बताना है। केशव की काव्य दृष्टि नहीं मिला था, उसमें सहृदयता और भावुकता थी। केशव को काव्य दृष्टि नहीं होगा, काव्य हृदय होगा, भाई मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। काव्य हृदय नहीं मिला था, उसमें सहृदयता और भावुकता थी।
दूसरा, केशवदास ने दो प्रबंध काव्य लिखे, रामचंद्रिका और जहांगीर जयचंद्रिका। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रवृत्त थे। केशव कृत रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पर का अच्छा वर्णन है। केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं है। इन पांचों पॉइंट में से आपको बताना है कि सही केशवदास के बारे में कौन सा है। ठीक है, इसमें भी आप अच्छे से एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो अगर आपको केशवदास के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, केशव को काव्य हृदय नहीं मिला था, ये सही है। अब इतना देख के इंसान पहला, हाँ सही है, ऐसा लगा लेगा। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं, उसमें सहृदयता और भावुकता थी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर ना, इस जगह पे अगर ना लगा दें कि उनमें सहृदयता और भावुकता ना थी, तो ये हमारा सही हो जाएगा, पर अभी ये हमारा गलत है। तो जहाँ जहाँ पहला ऑप्शन है वहाँ हम हटा देंगे उसको पहले ही। तो पहले और दूसरे में पहला ऑप्शन है तो हम उसको कट कर देंगे। केशव ने दो प्रबंध काव्य लिखे, रामचंद्रिका सही बात है, और जहांगीर जयचंद्रिका। जहांगीर जयचंद्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, इसकी जगह प्रबंध काव्य है वीर सिंह देवचरित। दो प्रबंध काव्य केशवदास ने लिखे थे, रामचंद्रिका और वीर सिंह देवचरित। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, इसी में 2 था, वो हमारा कट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रिया में प्रवृत्त थे। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रिया में प्रवृत्त थे, तो ये हमारा सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सब में है, तो ये हमारा करेक्ट है। केशव कृत रतन बावनी में इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पयों में अच्छा वर्णन मिलता है। अगर अगर आपने उनकी रचनाओं के बारे में जो शुक्ल बुक में दिया गया है, जो जैसे रामचंद्रिका के बारे में दिया गया है, रतन बावनी के बारे में दिया गया है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये पता होगा। तो इस हिसाब से भी चौथा हमारा सही हो जाता है। तो दोनों में ही हमारा तीसरा और चौथा आ रहा है, तो अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, सही बात है। ये हमारा पीवाईक्यू भी, ये कोटेशन मतलब ये पॉइंट हमारा पीवाईक्यू में भी आया है। तो पांचवा पांचवा भी हमारा सही हो जाएगा, इसमें नहीं है तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, और ये तीनों हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तबही लो जीवो भलो देवो होय न दीन। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? केशवदास, भूकर कवि, सेनापति, रहीम। चारों में से आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा रहीम दास की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अर्ध कथानक किसकी रचना है? बलभद्र, बनारसी दास, शिव सिंह सरोज, बोल रहा है। चारों में से आपको बताना है कि अर्ध कथानक किसकी रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, ये आपसे पेपर में कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारसी दास। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो भी ये पॉइंट वाले मिलते हैं, अगर आपको इनमें से कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको जहाँ पे भी आपने लिखा है इन कवियों के बारे में, वहाँ पे आप इसको ऐड कर लेना, अगर नहीं ऐड होगा तो। ठीक है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन मिल रही है उनके बारे में या रचना मिल रही है तो। सेनापति के संबंध में असत्य है, तो आपको यहाँ असत्य बताना है। इनका जन्मकाल संवत 1610 है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। दूसरा, ऋतु वर्णन तो इनके इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है, पद विन्यास भी इनका ललित है। केवल इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। ये कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे। इनकी रचना, यहाँ इनकी होगा, इनकी रचना कवि रत्नाकर लगभग 1706 में माना जाता है। संवत संवत 1706 में माना जाता है। तो आपको इसमें से ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में जरूर देख लीजिएगा कि असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है,
सही पूछा है, गलत पूछा है, क्योंकि इसी में कभी कभी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं हमारे। तो सेनापति को पढ़ते समय हमने काफी अच्छे से देखा था कि इनको ऋतु वर्णन के लिए काफी ये चर्चित रहते हैं। तो ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा सही है। अब आप देख लो कि दूसरा किसमें आया है, इसमें आया है और इसमें आया है, और पूछा आपसे असत्य है तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। बी और डी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब आपको इन दोनों में से छांटना है कि कौन सा आपका असत्य है। तीसरा देते हैं, केवल इनकी गर्भोक्तियां खटकती नहीं, उचित जान पड़ती है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कोई ऐसी लाइन देखो जहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया हो, रोक लगा दी गई हो, केवल इन्हीं का ही ऐसा हुआ है, केवल इन्हीं के बारे में ही ऐसी चीजें हमें मिलती हैं, तो वहाँ 90% चीजें वहीं पे हमें पता चल जाता है कि ये गलत होगा, क्योंकि किसी भी चीज की बाउंड्री आप सेट कर देते हो, तो इस हिसाब से ये हमारा गलत हो जाता है। तो तीसरा हमारा गलत है। तो आप देखो इन दोनों में से तीसरा कहाँ पे आ रहा है। तीसरा आ रहा है यहाँ पे, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। ये कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे। ये कान्यकुब्ज के ब्राह्मण थे, ये तो सही है। तो इसमें चौथा तो नहीं होगा। इनका जन्मकाल संवत 1610, ये गलत है। जन्मकाल इनका 1610 नहीं था। इनका जन्मकाल है, इनका जन्मकाल, एक मिनट, इसको गड़बड़ है। इसका आंसर पहला और तीसरा, और यहाँ पे ओके, ये मिसप्रिंट है, वही मैंने कहा पहला और तीसरा, क्योंकि इनका जन्मकाल 1610 नहीं है। इनका जन्मकाल 1646 ईस्वी है। यहाँ मैंने सही करके रखा हुआ है। 1610 किसका है? 1610 रहीम का है। ठीक है, रहीम का है 1610, संवत 1610 रहीम का जन्मकाल है, और सेनापति का संवत 1646। तो हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सुदामा चरित किसकी रचना है? फुक्कर कवि, नरोत्तम दास, लालचंद सेनापति। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, नरोत्तम दास। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी चरित्र की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। पता नहीं क्यों आज इतना ग्लिच कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पद्मिनी चरित्र की भाषा आपको बतानी है। ब्रज है, अवधी है, राजस्थानी है, खड़ी बोली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, राजस्थानी। पद्मिनी चरित्र की बोली राजस्थानी है। हाँ, पद्मिनी चरित्र की भाषा राजस्थानी है, और ये किसका ग्रंथ है? लालचंद्र का ग्रंथ है। लालचंद्र का ग्रंथ है ये, और ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, काव्य कल्पद्रुम रचना किसकी है? सेनापति, केशव, देव, उत्तर कवि। काफी पूछी जाने वाली रचना है ये, सेनापति की रचना है। इसी तरह की मिलती जुलती एक रचना आपको और मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुगरन सरस सुरवित भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। इसकी पंक्तियां हैं, भूषण, रंग, केशव, सेनापति। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव। भूषण देख के आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये भूषण की है। ये केशव दास की रचना है, काफी प्रसिद्ध रचना है। सुरतीय, नरतीय, नागतीय या चाहत सबको पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर
55 का आंसर दीजिए। केशव, कबीर, तुलसी, रहीम, इन चारों में से किसकी रचना है? रचना नहीं, सॉरी, पंक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास की ये पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पंक्तियां जितनी भी आ रही हैं वो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, तो आप इसको एक ही जगह लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने कवियों के बारे में लिखा है, अगर वहाँ पे पंक्तियों आपसे इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ पूछी जाए तो आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, आपके लिए रिवीजन करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बकरी पाती खाती है ताको काढ़ी खाल, जो न बकरी खात है तिनका कौन हवाल। पंक्ति है सूर, कबीर, तुलसी, बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर। काफी इजी पंक्ति है ये और सभी को पता होगी ये कि कबीर की पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 57, आचार्य शुक्ल ने रहीम को किस प्रकरण में स्थान दिया है? ज्ञान मार्ग की शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या फुटकर रचना। इन चारों में से रहीम को किस प्रकरण में शुक्ल जी ने स्थान दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुटकर रचना में। अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं, तो आपको ये याद भी होना चाहिए कि रहीम को फुटकर रचनाओं में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, गोसाई चरित किसकी रचना है? शिव सिंह, रघुनाथ, बेनी माधव दास, ध्रुवदास। इन चारों में से आपको बताना है गोसाई चरित किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेनी माधव दास। जब हम तुलसीदास जी को पढ़ रहे थे तो उसमें ये रचना आई थी और इम्पोर्टेंट रचना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह कथन किसके विषय में कहा गया है और किसने कहा है? कहा सुखदेव जी ने। रामानंद, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, कबीरदास। इन चारों में से किसके बारे में ये पंक्तियां कही गई है? इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जी की पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना आपको मिल गई, मतलब पंक्ति आपको मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अष्टचाप के सर्वाधिक शिक्षित कवि हैं? सूरदास, कुम्भनदास, नंददास, परमानंददास। इन चारों में से बताना है कि अष्टचाप में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन से हैं। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। जितनी भी कोटेशन है वो सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी इसमें कोटेशन आए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंददास। सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि अष्टचाप में नंददास जी थे। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वो करती हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि किस पैटर्न पे चीजें चल रही हैं। आपको कोटेशन वाले क्वेश्चन मिले, वन लाइनर मिले और जो अभिकथन कारण वाले हैं वो मिले, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन मिले जिसमें आपको एलिमिनेशन मेथड चाटना होता है, और क्रम वाले, काल क्रमानुसार वाले, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने रखने की पूरी कोशिश की है और उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है उसी पे ही रखने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो होप करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और सॉल्व करने में भी अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। टोटल 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो भी आपका फीडबैक हो, आप क्वेश्चन से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फीडबैक आपको देना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगता है अगर आप कुछ टाइप करते हो। तो वो करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। जिसने भी अभी तक देखा है उसका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा शुक्ल बुक की भक्ति काल का। मैंने ऑलमोस्ट सारे कोटेशन जो भी उनके कथन थे इम्पोर्टेंट वो रखने की कोशिश की है। बाकी अ, एक बार आप बुक को खुद से भी पढ़िएगा जिससे आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, जहाँ आपकी गलती हो रही है वहाँ आप सुधार पाओगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप रिवीजन के तौर पे ही हिंदी साहित्य के इतिहास को की क्लास देख सकते हो। हमने रीतिकाल को भी स्टार्ट कर दिया है जिसका पहला प्रकरण हो गया है।
आगे हमारी जो नेक्स्ट वीक में क्लास होगी उसमें हम प्रकरण 2 को, रीतिकाल के प्रकरण 2 को स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बड़ा प्रकरण है वो, तो उसको पार्ट्स में ही हमें करना पड़ेगा। तो होप करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आदिकाल का भी आपने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये क्योंकि मेरे बनाए हुए क्वेश्चन थे, तो आप अगर फीडबैक दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा, एंड आप अगर लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ आपको क्लास अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, खासकर हेल्पफुल लगनी चाहिए क्लास। बाकी आपकी मर्जी, आप अच्छे से सॉल्व करो और क्या ही चाहिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी जिसने अभी तक क्लास देखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आगे की क्लास में अब मिलते हैं, जो कि हमारी रीतिकाल की होने वाली है, प्रकरण 2 की। तो जो भी आपका डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ लिया करो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आगे की क्लासेस के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।